ये कहानी साब्दो और उसकी बहन इंतान की है। जब इंतान पैदा हुई तभी उसकी माँ इस दुनिया से चली गई और कुछ महीनों पहले उन दोनों के पापा भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। अब ये दोनों भाई बहन अकेले थे। सोचिए जरा, साब्दो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए छोटा मोटा काम करता था, लेकिन बेचारों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इंतान अपने कॉलेज को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी ये दोनों खुश रहने की कोशिश करते थे। आज भी इंतान अपने भाई साब्दो का बर्थडे मना रही है और उनके साथ उनकी दोस्त ईरान है। कुछ देर के बाद ईरान तो वहां से चली जाती है, लेकिन साब्दो और इंतान अकेले हैं। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। रात होती है। रात में साब्दो को एहसास होता है कि उसके घर में कोई घुस चुका है। वो इधर उधर चेक करता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं। तभी वहाँ पर उसे एक साया दिखता है। वो किचन की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक बकरी है, लेकिन वो बकरी कोई मामूली नहीं है, बल्कि वो एक शैतानी है। साब्दो उसे देख के डर जाता है, लेकिन उसके बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर सच में यहाँ पर कोई था। वो घर से बाहर निकलता है, चिल्लाने लगता है, कौन है यहाँ? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। साब्दो की इतनी कहने की देरी थी कि उसके हाथ में उसकी बहन का कटा हुआ सर आ जाता है, जिसे देख के साब्दो चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर वो सर भी गायब हो जाता है। इससे पहले वो बेचारा कुछ समझ पाता, पीछे उसके घर में आग लग जाती है और उसकी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है। उन बेचारों के पास ले दे के बस एक घर बाकी था, वो भी जल के खत्म हो गया। अगली सुबह पूरे गांव वाले उन दोनों के ऊपर अफसोस कर रहे कि अब बेचारे रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम था आर्जो वहां पर आता है। वो काफी अमीर था और वो उन दोनों से मिलता है और वो साब्दो को बताता है कि मैं तुम्हारे पापा का भाई हूँ, अपना भाई, यानी कि तुम लोगों का सगा चाचा। उन दोनों को बहुत अजीब लगता है कि पापा ने आज तक कभी भी इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो आर्जो उन दोनों को समझाता है कि जब तुम्हारे पापा की शादी नहीं हुई थी तब हमारे फैमिली में कुछ झगड़ा हो गया और तुम्हारे पापा ने हमारा घर छोड़ दिया। तब से लेकर मैं अब तक मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब फाइनली मुझे उनका पता चला तो अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन मैं उसके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। तुम दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर में। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसके बाद तुम लोगों को हर खुशी दूंगा। आर्जो उन दोनों को समझाता है कि आपस में बात करो और मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर नहीं। आर्जो वहां से चला जाता है। इंतान साब्दो से पूछती है कि आखिरकार पापा ने हमें इनके बारे में क्यों नहीं बताया? क्या कोई राज था? क्या हमें सच में इनके साथ जाना चाहिए? साब्दो भी परेशान है, लेकिन उस बेचारे को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी आर्जो का ड्राइवर सुगविक वहां पर आ जाता है। वो उन दोनों से पूछता है कि आप लोग चलेंगे या फिर नहीं। साब्दो ये जानता था कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो अपनी बहन की खातिर वो आर्जो के साथ चलने के लिए मान जाता है। फाइनली आर्जो उसे अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर वो और उसकी बीबी यास्मीन रहती थी। आर्जो काफी अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर। साब्दो और इंतान ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। उस घर में ना पैसों की कमी थी, ना खाने की, ना ही नौकरों की। सुविक तो था ही, लेकिन वहां पर लीना नाम की एक नौकर और थी। पहली बार साब्दो और इंतान ने इतने ऐशो आराम देखे थे। आर्जो भी उनसे बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है। और फिर उन्हें उनकी आंटी यास्मीन मिलती है। वो भी उनसे गले मिलती है, उन्हें कहती है कि आज से वो लोग इनकी जिम्मेदारी। साब्दो और इंतान को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी आंटी और अंकल कितने अच्छे हैं। रात में आर्जो उन लोगों से पूछता है कि इंतान का स्कूल तो खत्म नहीं हुआ है, तो मैं इंतान का एडमिशन एक कॉलेज में करवा दूंगा और साब्दो कल से मेरे साथ काम पे जाएगा। मैं उसे अपना सारा काम समझा दूंगा ताकि मेरे बाद वो मेरी कंपनी को संभाल सके। साब्दो और इंतान बहुत खुश है। अब फाइनली उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। रात होती है और इंतान को अब डर लग रहा है। वो साब्दो से कहती है कि हमारा कमरा अलग अलग है और बहुत बड़ा बड़ा कमरा है, मुझे डर लगेगा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? लेकिन साब्दो उसे समझाता है कि अब अपने कमरे में सोने की आदत डालो। मजबूरी में इंतान अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा, लेकिन तभी एक साया इंतान के कमरे में आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इंतान डर जाती है। वो चिल्लाते हुए साब्दो के कमरे में भागती है। वो साब्दो को लेके आती है, लेकिन वहां पर तो कोई है ही नहीं। साब्दो अपनी बहन को समझाता है कि शायद तुम सपने देख रही हो और सपने देखते हुए तुम बेड से गिर चुकी हो। इंतान भी पूरे यकीन से नहीं कह पाती कि क्या ये सपना था
या फिर सच। साब्दो उसे समझाता है कि सो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। उन बेचारों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह इंतान फिर से अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। वो साब्दो से बात करती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि मत सोचो इतना, नया घर है इसलिए तुम्हें शायद सपने आ रहे हैं, इस बारे में ध्यान मत दो। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वो दोनों ये देखते हैं कि यास्मीन की तबीयत बहुत खराब है। इससे पहले वो लोग कुछ पूछ पाते, यास्मीन उन्हें समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर वो लोग भी भूल जाते, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत है। रात में इंतान तो सो जाती, लेकिन आरजू आधी रात में साब्दो को नीचे बुलाता है, वो भी काले कपड़े पहन के। साब्दो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आरजू उसे बताता है कि तुम्हें एक रस्म करनी पड़ेगी। हमारी फैमिली में जब भी कोई नया मेंबर आता है तो हम लोग ये रस्म करते हैं ताकि पूरी फैमिली खुश रहे। और उसके बाद आरजू साब्दो से बलि दिलवाता है और उसे खून भी पिलाता है। खून पीने के बाद साब्दो बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो अपने सामने एक शैतान को देखता है और उसके बाद उसकी आंख कल सुबह खुलती है। अब साब्दो बहुत डर चुका है। वो अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन ये देखता है कि आरजू ने उसकी बहन का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया है। इंतान बहुत खुश है। अपनी बहन को खुश देख के साब्दो उसे कुछ नहीं बताता। खैर इंतान तो कॉलेज चली जाती, लेकिन आरजू साब्दो को लेके अपना काम दिखाने के लिए जाता है कि वो लोग क्या करते हैं। और फिर वो साब्दो को लेके एक जमीन की तरफ जाता है। उसे ये जमीन चाहिए थी, लेकिन इस जमीन का मालिक जिसका नाम मुनीर था, वो उसे इसे बेचने के लिए मना कर रहा था। काफी बहस करने के बाद आरजू वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर लौटते हैं तो उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए, जैसे कि कारसा, गायत्री, ये दोनों नाम याद रखिएगा, और भी बहुत कोई, लगभग 5 लोग। आरजू सबको साब्दो से मिलवाता है और सब कोई साब्दो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और उसके बाद साब्दो वहां से चला जाता है। वो सुविक से पूछता है कि ये लोग कौन है। तब सुविक उसे बताता है कि इस पूरे इलाकों को सिर्फ 7 फैमिली कंट्रोल करती है, जिसे सब कोई द 7 फैमिलीज कहते हैं। आरजू भी उनमें से एक ही है। साब्दो को लगता है कि शायद ये लोग बहुत अमीर है, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि ये लोग करते क्या है। रात में फिर से आरजू साब्दो से बलि दिलवाता है। साब्दो बहुत डर जाता है। वो आरजू से पूछता है कि हम लोग रोज रोज ये काम क्यों कर रहे हैं। तब आरजू उसे समझाता है कि ये जरूरी है हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। किसी तरीके से साब्दो अपने कमरे में भागता है। वो बहुत डर चुका है, लेकिन तभी साब्दो को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। और वो जैसे ही पीछे पलट के दिखता है तो एक आत्मा, या मैं कहूँ कि एक शैतानी आत्मा उसकी तरफ आती और चिल्लाती, तुमने मुझे मार दिया ना, अब हम भी तुम लोगों को मार देंगे, हम भी तुम लोगों को मार देंगे। साब्दो चिल्लाता है और उसके बाद वो आत्मा वहां से चली जाती है। अब साब्दो बहुत डर चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ तो आरजू की हरकतें उसे अच्छी नहीं लग रही थी और दूसरी तरफ उसकी बहन इंतान बहुत खुश थी, लेकिन बेचारों की ये खुशी ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। रात में सब कोई सो जाते, लेकिन इंतान को कुछ आवाजें आती। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जाती और उसके बाद इंतान को कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उम्मीद उसे दूर दूर तक नहीं थी। वो अपनी चाची को उसी शैतान के साथ देख लेती है जिस शैतान को साब्दो ने देखा था। इंतान डर जाती, वो अपने भाई के पास जाती, उसे सब कुछ बता देती। अब वो दोनों तय करते हैं कि आज रात वो इस घर से भाग जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो लोग जा पाते उनकी चाची वहां आ जाती है और वो उन दोनों को समझाती कि जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। लेकिन अब वो दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। वो दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन सारे दरवाजे, सारे खिड़की, सब कुछ बंद है। वो लोग जाएंगे कैसे। साब्दो इंतान को समझाता है कि तुम यहाँ चेक करो, मैं वहां चेक करता हूँ, कोई ना कोई दरवाजा तो खुला हुआ होगा। साब्दो दूसरी तरफ चला जाता है और इंतान इधर उधर देख रही है। तभी उसका ध्यान सामने के आईने की तरफ जाता है। आईने में ये दिखाई दे रहा है कि दरवाजा खुला हुआ है और बाहर सुबह है, खेत है। लेकिन वो जब पलट के दिखती है तो दरवाजा बंद है और अभी तो रात है। इससे पहले वो बेचारी कुछ समझ पाती, एक साया उस पर हमला कर देता है और अब इंतान नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी है। इंतान की आवाज सुन के साब्दो भी वहां आता है और सारे नौकर भी। लेकिन अब इंतान सबको मार देगी। वो चिल्ला रही है, मैं तुम लोगों को मार दूंगी, तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। कई नौकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बारी बारी करके सबको मारती जाती है। आवाज सुन के यास्मीन और आरजू भी जाग जाते हैं। वो भी इंतान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंतान उन दोनों के ऊपर भी हमला करके उन्हें घायल कर देती है। इंतान के सर पे खून सवार है, उसे बस किसी तरीके से
इस फैमिली को मारता है, लेकिन क्यों? इससे पहले वो कुछ कर पाती, आर्चो उसके ऊपर पानी छिड़क के उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर को बांध देता है। साब्तो को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। आर्चो उसे समझाता है कि मैं इसी की बात कर रहा था, हमारी फैमिली के ऊपर कोई जादू कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे वो सारी रस्में करवाता था ताकि तुम्हारी बहन ठीक रहे। साब्तो को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसकी चाची इस दुनिया से जा चुकी है। वो इंसान के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाई। साब्तो डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब आर्चो उसे लेके जाता है और उसे समझाता है कि देखो, हमारी फैमिली की जो लड़कियां हैं उनके खून में एक शक्ति है, वो एक प्रोटेक्टर है। वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक हमारी फैमिली में कोई भी हमला नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी चाची कमजोर हो चुकी थी, तो इसलिए ये काला जादू शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी चाची इस दुनिया में नहीं है, तो इंसान को उनकी जगह लेनी पड़ेगी। उसे हमारी फैमिली के लिए प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं, तुम्हारे खून में भी शक्तियां हैं। तुम सिसोक हो, यानी तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तुम शैतानों को खत्म कर सकते हो, उन्हें काबू कर सकते हो, और अब इसके लिए तुम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। साब्तो समझ जाता है कि उसके अंकल सही कह रहे हैं। जहां पर एक तरफ साब्तो सिसुक बनने के लिए तैयार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंसान की आंख खुलती है। लेकिन वो एक खेत में, याद है ना ये खेत, सीओ तीनो पार्ट 1 का खेत। खैर, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। उसे इधर उधर सारी आवाजें सुनाई दे रही है, यास्मीन की चिल्लाने की, साब्तो की चिल्लाने की। वो अपने भाई को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही है, लेकिन फिर से उसे वही शैतानी साया दिखता है और वो उस पर हमला कर देता है और फिर इंसान तड़पने लगती है। साब्तो अपनी बहन के पास आता है। वो दिखता है कि उसकी बहन तड़प रही है। वो उससे कहती है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मेरे हाथों को खोलो। साब्तो को लगता है कि शायद उसकी बहन ठीक हो चुकी है। वो उसके हाथों को खोलता है, लेकिन ये सब उस शैतान की चाल थी। वो साब्तो को पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाती। वो शैतान, याद है ना, जिसे साब्तो ने देखा था, वो वहां पर आ जाता है और उसे देख के इंसान चिल्लाने लगती है, इसे रोको, इसे रोको, और ये कह के इंसान बेहोश हो जाती है। साब्तो को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, ये शैतान मुझे बचा क्यों रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सुविक उसे समझाता है कि मेरे साथ चलो, मैं ये सब खत्म कर सकता हूँ। साब्तो उसकी बात मान जाता है और फिर सुविक उसे लेके कारसा के घर जाता है। याद है ना कारसा, 7 फैमिलीज में से एक। कारसा उसे समझाती कि सुविक मेरे लिए काम करता है, वो मेरा जासूस है, मैंने ही उसे आर्चो के घर पे रखा था। लेकिन जब से तुम दोनों आर्चो के हाथ में आए हो, तब से मुझे डर था कि ये सब तो होगा ही। साब्तो को समझ में नहीं आता कि कारसा क्या कह रही। तब कारसा उसे सब कुछ बताती कि तुम जैसा सोचते हो तुम्हारी फैमिली वैसी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी फैमिली शैतानों की पूजा करती है और शैतान तुम्हारी फैमिली को पैसे, सुरक्षा और ताकत सब कुछ देते हैं। याद है ना वो शैतान जिसे तुम बार बार देखते हो, तुम्हारी फैमिली उसी की पूजा करती है। लेकिन इसके कुछ नियम है। पहला नियम, तुम्हारी फैमिली की लड़कियों को अपनी ही फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। यास्मीन जो कि तुम्हारी चाची थी, वो असल में आर्चो की अपनी बहन थी। आर्चो इन सारी बातों पे यकीन करता था। उसने यास्मीन से शादी की और तुम्हारे पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारे पापा सब कुछ छोड़ के वहां से निकल गए। लेकिन धीरे धीरे आर्चो को ये पता चलने लगा कि यास्मीन कमजोर हो चुकी है। अगर यास्मीन कमजोर हो गई और मर गई तो फिर शैतान आर्चो का साथ छोड़ देगा, क्योंकि यास्मीन को शैतान के पास भी रहना पड़ता है। आर्चो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उसे तुम्हारी बहन के बारे में पता चला। वो मौके का इंतजार करने लगा, और जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए तब उसने अपने शैतान को तुम्हारे घर भेजा तुम्हें डराने के लिए। और जब तुम घर से बाहर निकले तो उसने तुम्हारे घर में आग लगा दी ताकि तुम लोग मजबूर हो जाओ उसके साथ आने के लिए। और अब उसका प्लान बिल्कुल साफ है, वो इंसान से शादी करना चाहता है और उसे अपना और उस शैतान का गुलाम बनाना चाहता है। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। याद है ना तुम्हें काफी सारी आत्माएं दिखती हैं। वो क्यों दिखती है पता है? क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे खून की मदद से आर्चो मार देता है। याद है ना वो सारी रस्में जो आर्चो तुमसे रात में करवाता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शैतान को खुश करने के लिए, ताकि शैतान उसके कहने से उन सब को मार दे जो उसके खिलाफ है। इंसान से शादी करने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर देगा, मुझे भी मार देगा और मेरी पोती को भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। हमें एक जादू करना होगा जिसका नाम है चनूर इरिंग। इस जादू को करने के बाद आर्चो और उसके सारे साथी मर जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी खून की जरूरत है।
वो भी तुम्हारी सहमति के साथ। साब्तो ये सब सुन के यकीन नहीं करता कि कारसा सच कह रही है। उसे बस अपनी बहन के पास जाना था। इससे पहले वो वहां से जा पाता, कारसा उसे एक बात याद दिलाती कि तुम अब इस फैमिली के शिशु को, वो शैतान तुम्हारी बात जरूर मानेगा, ये बात याद रखना। ये सब सुन के साब्तो वहां से चला जाता है। अब उसे अपनी बहन को लेके यहाँ से जाना था, लेकिन अब आर्चो को सब कुछ पता चल चुका था। वो साब्तो को जाने नहीं देगा। वो साब्तो को बेहोश कर देता है और उसे ये बताता है कि मैंने तुम्हारी चाची को मार दिया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हारी चाची कमजोर हो चुकी है और अब मैं कल तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। थोड़ी देर के बाद साब्तो की आंख खुलती है। वो और उसकी बहन नीचे बेसमेंट में है और आर्चो शादी की तैयारी कर रहा है। तभी सुविक उसके पास आता है और उसे बताता है कि कारसा ने जादू शुरू कर दिया है, लेकिन उसे तुम्हारी खून की जरूरत है। इस प्लेट में अपना खून टपका दो और बाकी का सारा काम कारसा कर देगी। साब्तो अपनी बहन को बचाने के लिए वैसे ही कर देता है। सुविक तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो शैतान वहां पर आता है। साब्तो को याद था कि वो शैतान उसकी बात मानता है। वो उस शैतान को वहां से जाने के लिए कहता है और वो उसकी बात मान जाता है। अब साब्तो अपनी बहन को लेके वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है, वो देखता है कि सारे मेहमान अपने आप को मार रहे। वो समझ जाता है कि कारसा का जादू सफल हो चुका है। उसके बाद वहां पर आर्चो भी आता है और आर्चो भी अपने आप को मार देता है। साब्तो और इंतान बच चुके थे। वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग जा पाते, इंतान की तबीयत खराब हो जाती है। शायद वो बचेगी नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर कारसा आती है और उसके साथ सुविक भी है। कारसा उससे कहती है कि मैं आर्चो को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि मैं इस पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहती हूँ और आर्चो मेरे सामने सबसे बड़ी रुकावट थी। और हाँ, तुम्हारी बहन पे जादू आर्चो ने नहीं, मैंने किया था अपने शैतानी गुलाम के मदद से। जो जादू करने में तुमने मेरी मदद की है, उस जादू के बाद तुम्हारी फैमिली का हर लोग मर जाएगा, इंतान भी, लेकिन सिर्फ तुम बचोगे क्योंकि तुम शिशु को। उसके बाद कारसा वहां से जाने लगती है। इंतान मर जाती है। गुस्से में साब्तो कारसा पे हमला करता है, लेकिन सिविक उसे भी मार देता है। तो क्या यहाँ पर कहानी खत्म? नहीं। थोड़ी देर के बाद साब्तो की आंख खुलती है। उसे गायत्री ने बचा लिया था। साब्तो को अब बदला चाहिए। गायत्री उसे समझाती है कि वो उसे जादू सिखाएगी, ऐसा जादू जो एक बार कर दिया जाए तो वो फैमिली बर्बाद हो जाती है, और उस जादू का नाम है सीओ तीनो। और अब साब्तो ये जादू करने के लिए तैयार है। कुछ दिन बीत जाते, कहानी हमें कारसा के घर लेके जाती है और फिर वो जादू उसकी पोती पे होता है और उसकी पोती अब एक शैतान बन जाती है। आगे क्या हुआ था ये तो हमें पता ही है। सीओ दियो की कहानी भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जरूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।